नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा संगम में। काफ़ी दिनों बाद फिर से एक बार कहानियों की इस दुनिया कथा संगम में जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए कथा संगम को यदि आप इस चैनल पर नए हैं। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपकी कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं कहानियों का ये सीजन 2। तो देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा सफाई कर रहा है। आपको लग रहा होगा एक छोटा सा बच्चा सफाई कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। ये देखिए कैसे साफ कर रहा है, अब बताऊंगा। हाल ही में वायरल हुए एक व्हाट्सएप वीडियो में हमने देखा किस तरह एक सफाई करने वाला बच्चा आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर चढ़ता है और आपका फास्टैग का बैलेंस साफ करने की कोशिश करता है। और हम सभी को ये देख के लगा कि ये तो बड़ा नया स्कैम है, इससे बड़ी आसानी से आपके पैसे छीने जा सकते हैं और इसका तो कोई भी शिकार बन सकता है। तो हमने व्हाट्सएप में फॉरवर्ड बटन दबाना शुरू कर दिया। अगर आपने भी ये वीडियो फॉरवर्ड किया है तो गलती आपकी नहीं है, ये वीडियो है ही ऐसा। एक्चुअली मैंने भी शेयर किया और अब ये सच्चाई पता चल रही है कि ये वीडियो नकली है। इस तरह से आपका फास्टैग का बैलेंस कोई नहीं चुरा सकता। कई लोग का दावा है कि यह वीडियो बड़ा स्क्रिप्टेड और प्री प्लान्ड है और वो जो डिवाइस आप बच्चे के हाथ में देख रहे हैं वो एक्चुअली 100 रुपये में मिलने वाली एक LED घड़ी है। इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद NETC यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जो कि एक सरकारी एजेंसी है, और पेटीएम जैसे बैंक्स को सामने आके समझाना पड़ा कि इस तरह का वीडियो फ्रॉड है, आपका पेटीएम या फास्टैग का वॉलेट बैलेंस सेफ है। इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए आज हम वीडियो में देखेंगे कि फास्टैग एक्चुअली काम कैसे करता है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि फास्टैग किसी भी पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन में काम नहीं करता। इसका मतलब है कि NETC यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जो एजेंसी है, उसके साथ रजिस्टर्ड एक मर्चेंट ही आपसे पैसा ले सकता है अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ भी तो इस वीडियो में जैसे हमने देखा कि उस लड़के ने आपसे पैसा ले लिया, वो बात तो यहीं ख़त्म हो गई। अब जैसा हमने कहा कि NETC से रजिस्टर्ड जो मर्चेंट है वही आपसे पैसा ले सकता है, इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो आप अगर अभी स्क्रीन के सामने का डायग्राम देखें तो राइट साइड में है आप यानी टैग ओनर। आपकी गाड़ी में लगा हुआ एक फास्टैग और जो फास्टैग आपको दिया है आपके इशूइंग बैंक ने। अब ये SBI हो सकता है, ICICI हो सकता है या पेटीएम हो सकता है या कोई भी बैंक हो सकता है। ये वो पार्टी है जिससे आपने फास्टैग खरीदा। अब आप इस डायग्राम के लेफ्ट में देखें तो ये है टोल प्लाजा सिस्टम, जहाँ से आपकी गाड़ी जब पास होती है तब आपका पैसा फास्टैग से कटता है। अब ये जो टोल बूथ है ये है हमारा रजिस्टर्ड मर्चेंट, जो कि रजिस्टर होता है NETC से। एक रजिस्टर्ड टोल प्लाजा या टोल बूथ को NETC से रजिस्टर करने से पहले अपना एक्वायरर बैंक बताना होता है, जिस बैंक में उस टोल प्लाजा का जो कलेक्शन है वो डिपॉजिट होगा। उसको एक डिवाइस मिलती है जो कि रजिस्टर्ड है NETC से, जो कि उसके प्राइवेट नेटवर्क में ही चलेगी। इसका मतलब है कि वो मर्चेंट खुद भी एक पब्लिक इंटरनेट को यूज़ करके आपके फास्टैग को स्कैन नहीं कर सकता, वो डिवाइस अपने प्राइवेट नेटवर्क में ही चलेगी। अब मर्चेंट जिस डिवाइस से आपके फास्टैग को स्कैन कर रहा है उसके साथ एक एसोसिएटेड होता है उसका जियो लोकेशन। अगर वो डिवाइस किसी और लोकेशन में आपके फास्टैग को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है तो वो ट्रांजैक्शन अमान्य होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक टोल प्लाजा हूँ और मैं X लोकेशन पे लोकेटेड हूँ तो मैं Y लोकेशन से कोई भी वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो किसी का भी डिवाइस हाथ में लेके घूमना, कहीं से भी किसी के टैग को स्कैन करके पैसे निकाल लेना, वो बात इस तरह से भी ख़त्म हो जाती है। और जब भी टैग स्कैन होता है हमेशा NETC की एक एजेंसी है, वो हर ट्रांजैक्शन में बीच में काम करती है। कभी भी आपका पैसा कट के सीधे टोल प्लाजा के एक्वायरर बैंक में नहीं चला जाता। अब हम समझते हैं कि ये एक ट्रांजैक्शन में होता क्या क्या है। एक ट्रांजैक्शन की पूरी प्रक्रिया को अब हम समझते हैं स्टेप्स में। सबसे पहले मान के चलिए कि आपकी गाड़ी किसी टोल प्लाजा के पास जाती है और आपका RFID या फिर टैग स्कैन होता है, तो वो हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में एक रिक्वेस्ट जाती है आपकी गाड़ी से एक्वायरर बैंक के पास स्कैन के थ्रू कि भाई ये गाड़ी इस टैग ID के साथ इस टोल प्लाजा से गुजरना चाहती है और ये है उसके ट्रांजैक्शन डिटेल्स। अब ये रिक्वेस्ट तो गई उस बैंक के पास जहाँ पे टोल प्लाजा के बूथ वाले के पैसे इकट्ठे होने वाले हैं। अब वो बैंक एक्वायरर एक सेकंड स्टेप में एक रिक्वेस्ट भेजता है NETC को, जो एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो बीच में खड़ी है आपके और टोल प्लाजा वाले के।
अब टोल प्लाजा का जो बैंक है एक्वायरर, वो एक रिक्वेस्ट करता है एनईटीसी को कि ये है फास्टैग डिटेल्स, आप मुझे बताइए कि क्या ये फास्टैग वैलिड है और क्या इसमें बैलेंस है। इस तरह की जानकारी स्टेप 2 में एक्वायरर का बैंक यानी टोल प्लाजा वाले का बैंक एनईटीसी से मांगता है। एनईटीसी एक मैपिंग के थ्रू ये तुरंत पता लगाता है कि क्या ये टैग वैलिड है और क्या ये एक्टिव है। अगर नहीं तो थर्ड स्टेप में वो ये जानकारी एक्वायरर बैंक को तुरंत देता है और बताता है कि अगर ये टैग वैलिड है कि नहीं। अगर ये टैग वैलिड नहीं है तो आपको कैश देना पड़ेगा और ये जानकारी तुरंत मिल जाती है। फोर्थ स्टेप में जैसे ही आपके एक्वायरर बैंक को पता लग जाएगा कि ये टैग वैलिड है तो वो एक पेमेंट रिक्वेस्ट बना के एनईटीसी के पास भेजेगा और कहेगा कि इस टैग और इस ट्रांजैक्शन के लिए मुझे इतने रुपए चाहिए। एनईटीसी ये रिक्वेस्ट मिलने के बाद जाता है आपके बैंक के पास, यानी जिस बैंक ने आपको फास्टैग दिया है, जैसे मान के चलिए पेटीएम। तो अब आपके बैंक के पास रिक्वेस्ट आएगी कि मुझे ये पेमेंट रिक्वेस्ट आपके पास भेजनी है। तो ये है स्टेप 5। स्टेप 5 के बाद ही आपके पैसे कटते हैं, आपको एसएमएस आता है और ये जानकारी इशूअर यानी पेटीएम बताएगा एनईटीसी को कि ठीक है, ट्रांजैक्शन वॉज सक्सेसफुल और एवरीथिंग इज ओके। अब स्टेप 6 में ये जानकारी आती है एनईटीसी के पास। एनईटीसी यही जानकारी एक्वायरर बैंक को भेजता है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहा और एक्वायरर उसके बाद यही जानकारी टोल प्लाजा सिस्टम को बताता है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहा। अब आपको यहाँ पे एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब स्टेप 1, 2 और 3 होता है तभी तक आपकी गाड़ी टोल प्लाजा सिस्टम पर खड़ी रहती है। जैसे ही स्टेप 3 में एक्वायरर बैंक को पता चलता है कि फास्टैग वैलिड है और एक्टिव है, आपकी गाड़ी को उस टोल प्लाजा से पास होने दिया जाता है और बाकी पूरा ट्रांजैक्शन होता है ऑफलाइन मोड में, जिसके लिए आपको टोल प्लाजा पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। और यही एक कारण है कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप टोल प्लाजा से पास तो हो गए लेकिन आपके पैसे कटे थोड़ी देर बाद और आपको एसएमएस भी काफ़ी देर बाद आया। ये होता है इस ऑफलाइन सिंक की वजह से। थर्ड स्टेप में तो आपको पास होने दिया गया, लेकिन उसके बाद स्टेप 8 तक पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में कई बार 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो 10 मिनट बाद ही आपके पैसे कटते हैं। अब ये सुन के हमारे भारतीय जुगाड़ू दिमाग में एक सवाल उठता है कि अगर मेरा फास्टैग एक्टिव है लेकिन उसमें बैलेंस ही नहीं है तो क्या मैं टोल ऐसे ही पास कर सकता हूँ, क्योंकि पैसे तो कटेंगे लगभग 10 मिनट बाद। तो ऐसा नहीं है। अगर ये ट्रांजैक्शन फेल होता है 10 मिनट बाद भी और पता लगता है कि आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं था, तो या तो आपके फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है या फिर ये पैसा कटता है आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट से जो आपको देना पड़ा होगा फास्टैग लेते वक्त। आशा करते हैं आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि फास्टैग एंड टू एंड कैसे काम करता है और एक ट्रांजैक्शन में क्या क्या होता है। तो अब जिसको आपने ये फेक वीडियो भेजा होगा उसको ये जानकारी भरा वीडियो भी भेजिए। सब्सक्राइब करिए कथा संगम को और जुड़े रहिए कहानियों की अद्भुत दुनिया में।